आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद है अनिल सिंह जी, पेशे से रिटायर्ड इंजीनियर, मूल निवासी बनारस पर लखनऊ में आजकल वास करते हैं, लेकिन आज बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव पहलवान जी। जय भोले शंकर। जय। आप तो इस वक्त महादेव की नगरी में बैठे हैं, तो मैं आपको एक खबर सुना दूं कि आजम खान आज रिहा हो गए। पहले जब ऐसा कोई माफिया रिहा होता था ना, सपा या बसपा सरकार में, या जमानत पे छूटता था, तो उसको लेने पहुंची वो भीड़ देखने लायक होती थी। लेकिन आज न भीड़ दिखी, न वो चेहरे पे नूर दिखा, ना उनके बेटे के अंदर वो जो नवाबी, उनका नवाबपुना था ना, जो कहते थे अबे वो इन तनखइयों से मत डरो। वो जो खुली जीप में खड़े होके माइक हाथ में पकड़ के आजम खान ललकारते थे कि अरे इन तनखइयों से मत डरो, वो रुआब भी नहीं दिखा। आजम खान की 23 महीने में हवा टाइट हो गई है, या उन्होंने हवा का रुख पहचान लिया? जी पहलवान जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो स्पेकुलेशन के रेंज में आता है। अब वास्तव में क्या बात है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जैसी कि चर्चा है राजनीतिक हलकों में, कुछ लोगों का ये मत है कि उनको जानबूझ करके रिहा कराया गया है। रिहा क्या मतलब, जमानत दिलवाई गई। अब 23 महीने बाद उनको जमानत मिली है, और इसके पहले एक बार और वो 2 साल से अधिक समय तक जेल में काट चुके हैं। लगभग 27 महीने काटने के बाद जमानत मिली थी, फिर पता नहीं कितने दिन बाद गिरफ्तार हो गए, और फिर अभी 23 महीने बाद मिली है जमानत। तो ये मालूम नहीं है कि दोबारा कब गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी भी 80 के करीब मुकदमे तो चल ही रहे, और सब में जो है वो बच जाएंगे, इसकी तो कोई संभावना नहीं है। देर सवेर उनको वापस जेल जाना ही है। तो आजम खान साहब जो है वो किसी जमाने में असदुद्दीन ओवैसी के साथ भारत में मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े ठेकेदार के तौर पर उभर रहे थे। इन दोनों नेताओं की ये मंशा थी, और इनका आपस में कंपटीशन था कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, जो कि जिन्ना के बाद जो है वो कुर्सी खाली पड़ी हुई, कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिन्ना के बाद जो ये दावा कर सके कि पूरे देश भर के मुसलमानों का वो नेता है। तो वो जो जिन्ना की खाली की हुई कुर्सी है, उस पर बैठने का प्रयास आजम खान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी अभी भी कर रहे हैं, और इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो नहीं है, वो हैदराबाद से ऑपरेट करते हैं। तो यहां पर जो है वो हम लोगों के सौभाग्य से योगी जी का राज्य स्थापित हो गया, और उनके राज्य के स्थापित होते ही जो है इनके ऊपर मुकदमों की एकदम से बाढ़ आ गई, लाइन लग गई, और गिरफ्तार कर लिए गए। और इनका जो जलवा जलाल जो हुआ करता था मुलायम सिंह के जमाने में, वो तो खत्म हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं। तो अब इनकी एक सबसे बड़ी शिकायत ये रही है कि ठीक है, योगी तो योगी हैं, वो तो करेंगे ही कोशिश मिट्टी में मिला देने की, लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी, उससे इनको खास समर्थन नहीं मिला। उन लोगों ने इनको छुड़ाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रही। तो जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कुछ लोग इस मत के हैं कि इनको जमानत जो है जानबूझ करके ऐसे समय पर दी गई है, जब एक तो आप देखिए कि ये आई लव मोहम्मद का जो है बवाल चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो ये जो तराई वाले इलाके हैं और आपका रोहेलखंड एरिया है, इसमें चल रहा है।
तो थोड़ा सा जो है मतलब आजम खां का इस्तेमाल किया जा सकता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी एक चर्चा ये सुनने में आ रही है कि इनका जो मुख्य अब जीवन का उद्देश्य बचा है, जो भी थोड़ा बहुत जीवन इनका बचा हुआ है, मुख्य उद्देश्य इनका ये हो गया है कि अखिलेश यादव से हिसाब बराबर करना है कि इसने जो है हमको कोई मदद नहीं की जबकि ये कर सकते थे। इतनी सीटें इनको मिली, विपक्ष के नेता हैं इतने बड़े, ऐसा नहीं है कि नहीं छुड़वा सकते थे, उनको ऐसा लगता है। तो उनको सबक सिखाना आज के तारीख में आजम खां की सबसे बड़ी टॉप की प्रायोरिटी है और इसके लिए सरकार भी जो है इसमें उनकी मदद कर रही है, ऐसा सुना जाता है। मतलब मेरे पास कोई ऐसा क्रेडिबल सोर्स नहीं, तो ऐसा सुना जाता है कि मायावती के साथ कुछ ये पींगे बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों का कुछ वोट जो है मायावती को ट्रांसफर करके अखिलेश यादव को यहाँ पे हराने का सरकार तो भाई प्लान बना ही रही है। सरकार को तो अपना पीडीए जो गठबंधन जो काफी पोटेंट बन करके उभरा लोकसभा चुनाव में, उसको पंक्चर करना ही है। तो इनडायरेक्टली आजम खां जो है वो उसमें मदद करेंगे, ऐसा सुना जा रहा है। और वैसे कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात अगर छोड़ दी जाए तो हमारे मीलाड तो कई बार कह चुके हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो बेल मिल गई है तो बेल में तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, बेल तो आजकल मिल ही जाती है। और अभी आज ही शायद या कल की खबर होगी, आज पढ़ी है मैंने, जस्टिस नागरत्ना है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल जमानत दिलाने वाली अदालत बन गया है, खाली जमानत के केस यहाँ पे आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो जमानत देने के लिए ही बैठा हुआ है, दे दिया है जमानत उनको। तो ये एक रूटीन केस भी हो सकता है, जैसे कि बेल इज द रूल, और इसके पीछे जो है कोई गहरी चाल भी हो सकती है। दो चालों का मैंने जिक्र किया आपसे। जी, अब आप अगले 5 मिनट आपके। जी, मैं ना कल एक इंटरव्यू देख रहा था जो आरफा खानम शेरवानी ने लिया है अब्दुल्ला आजम खान का, आजम खान के पुत्र का। तो अब्दुल्ला आजम खान मुझे बड़े निराश हताश दिखे। उनकी बातों से मुझे लगा कि सच में अंदर से पूरा परिवार टूट चुका है। अब्दुल्ला आजम खान से आरफा खानम शेरवानी ने पूछा कि क्या आपकी आपके बुरे समय में किसी ने मदद की? तो उन्होंने कहा मदद दो तरह से होती है। एक वो मदद क्या जो किसी ने जता के कर दी, और दूसरी मदद कर भी दी और हल्ला भी नहीं हुआ। तो वो, अच्छा मैं बताऊं, मैं भी बड़ा कंफ्यूज था अनिल सिंह जी कि ये कहना क्या चाह रहा है, पर उसकी बातों से मुझे लगा कि वो अखिलेश यादव को डिफेंड करा कि अखिलेश जी ने मेरे बुरे समय में मेरी बड़ी मदद की है, जो कि सरासर एकदम झूठ है। आजम खान गाहे बगाहे अपने बयानों से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का औकातीकरण करते रहे हैं। वो हमेशा इनको आंखें दिखाते रहे हैं, इनको औकात में लाते रहे हैं, और इनको ये रियलाइज कराते रहे कि आज भी गोल टोपी का सारा वोट मेरे साथ है, अपनी औकात में रहो अखिलेश बेटा, नहीं तो मैं तुम्हारे अगर पिछवाड़े पे लात मार दिया ना तो 10 सीट को महंगे हो जाओगे विधानसभा में, लोकसभा की तो बातें छोड़ दो। लेकिन अब्दुल्ला आजम खान के उस बयान से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं सिर्फ एक चीज से दुखी हूं। मुझे, आपको याद है कि अपने उसके इलाहाबाद वाले अतीक के बेटे का असद का एनकाउंटर कर दिया था यूपी पुलिस ने। उससे पहले अतीक का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे योगी जी से, कह रहे अब तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब तो छोड़ दीजिए हमें। उसमें आपको याद होगा ना कि उसमें अतीक एकदम गिड़गिड़ा रहे थे। उस वीडियो में मुझे एक बात समझ आई कि इनका ना मोराल डाउन हो गया है। बाबा जी और बाबा जी की पुलिस ने इनकी कमर और मोराल सब कुछ तोड़ दिया है, और ये हताश, निराश, और आप जो जो कहिए डिप्रेस्ड, ये सब कुछ है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बड़े मुसलमान नेता या उनके परिवार जो जिंदा हैं वो, या उनके परिवार जो आगे हैं, जो तो मरहूम हो गए, जो तो जन्नत नशी हो गए, उनकी तो बात नहीं करता मैं, उनका परिवार आगे हताश निताश है। और ये हताशा आज, ये निराशा
आज शरेआम अब्दुल्ला आजम खान के चेहरे पे दिख रही थी और आजम खान के चेहरे पे दिख रही थी। नहीं तो आजम खान जिस पर्सनालिटी के आदमी रहे हैं, जिस रुआब से उन्होंने सरकार में या सरकार जाने के बाद भी जैसे वो ललकारते रहे हैं जीप में खड़े होके माइक लेके, आज चुपचाप माइक दरवाजे में गाड़ी में बैठे, गाड़ी का शीशा ऊपर मुंह नीचे और चुपचाप निकल गए। न प्रेस से बात की, न अपने लोगों के सामने से होता ना निकलने के बाद हाथ वाथ वेव कर देता है आदमी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद की एमपी है रुचि वीरा, उनसे नहीं मिले। ऐसा लोग बता रहे कि उनसे आज उनकी मुलाकात नहीं हुई, बोले बाद में मुलाकात होगी, और गाड़ी में बैठ के निकल गए। यही हाल मैं आपको आज अपने जिले गाजीपुर का बता दूं। इस वक्त माफिया मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार में अफजाल अंसारी क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनके ऊपर कोई बड़ा मुकदमा नहीं है, वैसे भी उनका काफी पाक साफ साफ चेहरा शुरू से रहा है। और पूर्व में एक बहुत बड़े बाहुबली माफिया ने तो कह दिया था यूपी वाले बनारस के कि सारी जिंदगी मुख्तार का यूज किया अफजाल अंसारी ने अपनी राजनीति करने के लिए। आज देखिए वही मुख्तार अंसारी का बेटा जब से जेल से रिहा होकर आया, देखिए एकदम शांत रहता है, बोलता नहीं। मुझे अंदर खाते ऐसा पता चला है कि जेल में इन लोग की अच्छे से सेवा हुई है इस बार। आपको याद है, आप तो उस वक्त लखनऊ में ही थे या उसके आसपास ही रहे होंगे, जब एक जेलर हुआ करते थे आर के तिवारी, उनका शरेआम लखनऊ में सचिवालय के बगल में दिन दहाड़े मर्डर हो गया था कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के गुर्गों को टाइट कर दिया था, मुख्तार अंसारी को टाइट कर दिया था, अभय सिंह को टाइट कर दिया था, यही फैजाबाद वाले अभय सिंह माफिया को जेलर। अच्छा, उससे 16 महीने पहले एक और जेलर साहब की ऐसे हत्या हो गई थी उत्तर प्रदेश में, वो भी आपको याद होगा, AK गौतम नाम था उनका, है, जिसमें एक राजेश यादव नाम का गैंगस्टर होता तो उसका बड़ा नाम आया था कि उसने हत्या कराई है। लेकिन अब आप एक बात बताइए ना, पिछले 8 साल से आप भी इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रह रहे हैं, मैं भी इसी बनारस गाजीपुर में रह रहा हूं, हमने अब कहीं सुना कि किसी होमगार्ड को धमकाया हो? अरे वो भी तो उत्तर प्रदेश में दिन थे कि अतीक अहमद ने एक पुलिस वाले की खाल खिंचवा के उसमें भूसा भरवा के चौराहे पर लाश टंगवा दी थी, और आज वही उत्तर प्रदेश है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो कार्यशैली, जो पुलिस ने कार्य प्रणाली अतीक अहमद के पुत्र के साथ इस्तेमाल की है, मुझे लग रहा है वो शफीकुर रहमान बर्क के आगे जो पोते हैं जियाउर रहमान बर्क हो, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और इन लोगों को एक बात क्लियर हो गई है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी जी की पुलिस ने और योगी जी ने, मुझे लगता है, इनको सरेआम सरे बाजार ये मैसेज दे दिया है। इसमें एक बात अपनी और ऐड करूंगा, अखिलेश यादव का रह रह के जो उल जुलूल बयान देते हैं ना ये अफसरशाही के खिलाफ, जैसे पिछले दिनों उन्होंने टारगेट कर रखा था अवनीश अवस्थी जी को, है, तो मुझे लग रहा है कि वो अपने लोगों को हौसला पहुंचा रहे हैं कि चिंता मत करो, हमारी सरकार आ रही है, इन सबका हिसाब हो जाएगा। लेकिन उस सब के बाद भी मुझे मुसलमानों के अंदर संभल वाले प्रकरण के बाद, अतीक वाले प्रकरण के बाद, मुख्तार वाले प्रकरण के बाद, और उधर बिहार में शहाबुद्दीन वाले प्रकरण के बाद काफी हद तक निराशा झलक रही है। जी, ये जो बाप बेटे में हताशा निराशा की जो आपने बात की, ये तो स्वाभाविक ही है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जो अंजाम हुआ उसको देखने के बाद अगर आज ये लोग खैर मना रहे हैं कि वो जिंदा हैं अभी तक, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए योगी जी का। और आप ठीक कह रहे हैं, जेल में इनकी अच्छी खातिरदारी की गई है, और इस खातिरदारी से अब वो इस स्टेज में आ चुके हैं कि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है अपने फायदे के लिए। वो जो मैं बात कह रहा था कि समाज उनको मायावती के साथ जो है उनका अलायंस होने जा रहा है, मुसलमानों के कुछ वोट जो है वो ट्रांसफर करा देंगे उधर, तो अब वो ऐसी स्थिति में है कि इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। और राजनीति का तकाजा है, एकदम 100% जो है आदर्शवाद से नहीं चलती है राजनीति। अगर जीत हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत 3-5 कुछ करना पड़ता है तो करने में कोई हर्ज नहीं। तो थोड़े दिन तक तो इनको खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया जाएगा, थोड़ा बहुत जो है अपना ये रिकवर करे मोराल, और उसके बाद फिर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आप देखेंगे ये होते हुए, तब तक प्रतीक्षा करिए।
जी, मैं इसमें जाते जाते एक बात ऐड करूंगा, अपनी छोटी सी एक लाइन की बात है, वो बात कितनी सत्य है। मैंने तो पुलिस के गरियारों से एक और खबर सुनी थी कि जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई जेल में, तो उससे पहले 1 महीना तक उनकी पत्नी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और कहती थी कि मेरे पति की हत्या करा देंगे जेल में, पुलिस प्रशासन और योगी जी मिलके मेरे पति की हत्या करा देंगे। और उसमें तो शरेआम ऐसा सुनने में आता है, खुलेआम लोग कहते हैं कि नहीं वो तो एकदम राजनैतिक, वो कोई किसी माफिया ने नहीं कुछ किया, उसमें तो एकदम भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम नाम आता है कि उन्होंने कराया है। और कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कृष्णनंद राय की हत्या का बदला था, और होना भी चाहिए। इन माफियाओं को इनकी ही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। एक्चुअली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि यहाँ पर आज तक कल्याण सिंह के बाद 20 में वो जो 20 साल का जो गैप हुआ ना, 20 एक साल का, इनका मन सच में बहुत बढ़ गया था। बॉम्बे जैसे माफिया कल्चर में भी एक नियम था कि कभी भी दाऊद या उनके गुर्गे या छोटा शकील एंड गैंग, छोटा वो राजन हो चाहे वो क्या नाम था वो दगड़ी चाल वाला, इनमें से कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी किसी पुलिस वाले पे गोली चलाते। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो इनके इतने हौसले बुलंद थे। और सही बात है, अच्छा बात भी सही है ना, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके सिर पे हाथ रखे बैठा हो, जब आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रश्रय प्राप्त हो, तो आप क्यों नहीं पुलिस वालों की हत्या करा देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन में तो आपने और मैंने देख ही लिया पिछले 7-8 साल से कि क्या हाल हुआ पड़ा है। आपकी बात से भी सहमत हूं मैं कि अब इनका इस्तेमाल करने का समय आ गया। उसका एक कारण है, आपको याद है जब एक बार मायावती जी ने राजा भैया और उनके पिताजी को बांदा जेल में रख दिया था, तो जब पेशी पे आए थे हाईकोर्ट में, तो राजा भैया और उनके पिता की तरफ से उनके वकील ने एक पिटीशन डाली थी कि जी माननीय मिलॉर्ड से एक गुजारिश है कि कम से कम एस्बेस्टस वाली वो सीमेंट वाली शीट तो लगवा दें। टीन की शेड में उनको बताते हैं बांदा जेल में रख दिया था। बांदा जेल में कैसी गर्मी पड़ती है आप तो खूब बखूबी बांदा से वाकिफ हैं। जिन लोगों को नहीं पता हो, बांदा में 54 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों में, और 54 डिग्री में अगर आपको टीना की शेड वाले कमरे में अगर रहना पड़े तो सोच के देखिए आपका क्या हाल होगा। तो मुझे लगता है कि जिस उम्र से आजम खान इस वक्त गुजर रहे हैं, अब सही बात है कि बांदा की गर्मी तो उनसे बर्दाश्त नहीं है होगी। और जेल ट्रांसफर कराना कितना आसान काम होता है पुलिस और प्रशासन के लिए, आपको पता ही। तो आपकी वाली बात सही है कि अब इनका सही इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और शुचिता वाली राजनीति जो पार्टी करेगी वो विपक्ष में ही बैठेगी, वो पक्ष में कभी नहीं आ पाएगी। ये बीजेपी ने सीख लिया है। आपने अनिल सिंह जी समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप वाली बात आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आप हमारी हर वीडियो को तुरंत अपलोड होते ही देख सकें। अनिल सिंह जी धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। जय भोले शंकर।